हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो पोयम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है रेफ्यूजी ब्लूज़। पहले ध्यान दीजिएगा पोयम के टाइटल पर। ब्लूज़ जो वर्ड यूज़ किया गया है, रेफ्यूजी का मीनिंग होता है शरणार्थी। ब्लूज़ सैडनेस को बताता है, उदासी। रेफ्यूजी या शरणार्थी लोगों की उदासी या तकलीफ़ें। अब यहाँ पर किन शरणार्थियों की बात हुई है, पहले हमें इस कंसेप्ट को समझना होगा, तब हम इस पोयम को अच्छे से समझ पाएंगे रेफ्यूजीज ब्लूज़ को। W.H. ऑडेन ने लिखी है। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो एरा था, उस समय में जर्मनी में जितने भी यहूदी लोग थे उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा था, और रीज़न केवल मात्र उनका यहूदी होना था। क्योंकि यहूदियों के साथ में कई ऐसी अवस्थाएं पैदा हो रही थी, उन्हें ये माना जाता था कि वो जीसस क्राइस्ट के अगेंस्ट जाति के लोग हैं, और वो समाज में कह सकते हैं हम, अगर वो किसी अन्य समाज के सदस्यों से विवाह या इस प्रकार के कोई भी संबंध रखते हैं, तो वो वास्तव में एक प्रकार से उस समाज को भी भ्रष्ट कर देंगे, करप्ट कर देंगे। तो इस तरीके की सोच उनके प्रति थी। और जर्मनी में उस समय थे हिटलर। हिटलर के कारण माहौल और ज़्यादा ख़राब हो रहा था, क्योंकि टू मच एक्सप्लॉइटेशन वाली स्थिति थी। इन लोगों से इनके जो व्यवसाय थे वो छीन लिए गए थे। उसके अलावा हिटलर ने उस समय में बड़ी बुरी परिस्थितियां पैदा कर रखी थी यहूदियों के लिए। उनसे उनके घर बार छीने जा रहे थे, प्रॉपर्टी छीनी जा रही थी, उनके व्यवसाय छीने जा रहे थे। और यहाँ तक कि ये लोग इतने मजबूर हो गए थे कि इन्हें अपने देश से भाग करके दूसरे देशों की ओर जाना पड़ रहा था और शरण लेनी पड़ रही थी। और वहाँ पर भी सिचुएशन ये थी कि उन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कोई एंटर नहीं करने दे रहा था। क्योंकि हर देश में शरणार्थी जो कि दूसरे देश के हैं, वो एक तरह से जनसंख्या के हिसाब से भी उचित नहीं है और व्यावसायिक दृष्टि से भी उचित नहीं है, और दो राष्ट्रों के बीच के संबंधों के आधार पर भी उचित नहीं है। तो उन्हें इल ट्रीटमेंट मिल रहा था हर जगह। परंतु जैसे तो अपनी जान बचाने के लिए ये सारे के सारे जर्मनी से भाग करके इधर उधर आसपास के देशों में प्रवेश कर गए। और इन्हीं शरणार्थियों में से एक शरणार्थी कपल का जो है यहाँ पर वार्तालाप है, वो बताया गया है कि हस्बैंड शायद अपनी वाइफ से कह रहा है कि देखो, हम दोनों के दोनों यहाँ इस दूसरे देश में भाग करके तो आ गए हैं, परंतु इस दूसरे देश में भी हमारी कंडीशन कोई अच्छी नहीं है। सब हमें पराया मान रहे हैं और हमें कहीं पर रहने की जगह और कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। जानवरों के लिए इस शहर में जगह है, पर हमारे लिए जगह नहीं है। कुछ इस प्रकार की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है पोयम के अंदर। देखिएगा, पोयम की स्टार्ट कर रही हूँ। से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स। मान लीजिए इस शहर में 10 मिलियन लोग रहते हैं। यहाँ पर सोल्स से मतलब मनुष्यों से है। से कह लो, मान लो, दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स। इस शहर में मान लो 10 मिलियन सोल्स हैं। सम आर लिविंग इन मैंशंस। अब 10 मिलियन है तो 10 मिलियन के 10 मिलियन तो राजपाट में या शाही अंदाज में रह नहीं रहे होंगे। सम आर लिविंग इन मैंशंस, कुछ तो बड़े बड़े महलों, इमारतों में रह रहे हैं। सम आर लिविंग इन हॉल्स, और कुछ ऐसे भी है जो कि बिलो जैसे घर में। हॉल्स का मतलब बिल होता है, पर यहाँ पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ, झुग्गी झोपड़ियों से है। सम आर लिविंग इन हॉल्स, और कुछ कहाँ रह रहे होंगे, छोटे छोटे बिलों में या छोटे छोटे झुग्गे झोपड़ियों में। यट देयर इज नो प्लेस फॉर अस, पर हमारे लिए तो वो जगह भी नहीं है यहाँ पर। ये जो दूसरा देश है जहाँ हम आ गए हैं भाग करके, यहाँ हमारे लिए तो वो जगह भी नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर अस माई डियर, अपनी पत्नी से कह रहा है, ओ मेरी प्रिय, यहाँ पर हम दोनों के लिए एक जगह तक नहीं है। यट देयर इज नो प्लेस फॉर अस, हम दोनों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। वंस वी हैड अ कंट्री, एक समय था हमारा भी देश था, जर्मनी। एंड वी थॉट इट फेयर, हमें भी सब कुछ अच्छा लगता था, बहुत प्यारा था हमें हमारा देश। वी थॉट इट फेयर, सब कुछ अच्छा था, हमें भी हमारे देश से प्यार था। लुक इन द एटलस, अगर तुम एटलस में देखोगी ना, एटलस मानचित्र, यू विल फाइंड इट देयर, तो हमारा देश वहां मिलेगा तुम्हें। यू कैन नॉट गो देयर नाउ, पर अब क्या है, वी कैन नॉट गो देयर नाउ, अब हम वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहां गए तो वहां के क्रिश्चियंस हमें मार डालेंगे। हमसे सब कुछ छीन चुके हैं, हमें हमारे देश से ही भागने पर मजबूर कर चुके हैं। वी कैन नॉट गो देयर नाउ माई डियर, वी कैन नॉट गो देयर नाउ। इन द विलेज चर्चयार्ड, गांव का जो कब्रिस्तान है ना, देयर ग्रोज एन ओल्ड यू ट्री, वहां पर एक पुराना
यू का पेड़ है। यू का पेड़ जो होता है इसमें हर साल वही पत्ते झड़ते हैं, फिर नए पत्ते आ जाते हैं। तो पेड़ का वर्णन करते हुए कह रहा है कि कब्रिस्तान जो है ना, वहाँ पर भी एक पेड़ है यू का। कब्रिस्तान पर्टिकुलरली क्यों बताया गया है कि हर चीज मृत होकर के नवजीवन को प्राप्त कर जाती है, परंतु हमें तो नवजीवन मिलेगा ही नहीं शायद। एवरी स्प्रिंग इट ब्लूसम्स अ हर बसंत का मौसम आता है और नए सिरे से पत्ते उग जाते हैं। ओल्ड पासपोर्ट्स कांट डू दैट, पर हमारे जो पुराने पासपोर्ट हैं वो अब यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। माई डियर ओल्ड पासपोर्ट्स कांट डू दैट, हमारे ओल्ड पासपोर्ट जो है वो न्यू नहीं हो सकते, वो पुराने ही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। द काउंसिल बैंग्ड द टेबल, हर देश में एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमारे देश के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को उस देश में हम आराम से मिल सकते हैं। राजदूतावास या एम्बेसी बोला जाता है इस जगह को। वहाँ पर आप जाकर के अपनी कोई भी समस्या अगर अदर कंट्री में रहने पर आपको सामना करना पड़ रहा है तो उस समस्या को उनके आगे रख सकते हैं। तो हमारे देश का काउंसिल जो है वो भी है इस दूसरे देश में जहाँ हम भाग करके आए हैं, पर वो क्या करता है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। द काउंसिल बैंग्ड द टेबल, टेबल पर मुक्के से दे मारता है, बहुत तेजी से भड़बड़ा देता है। एंड सेड, और कहता है, इफ यू हैव गॉट नो पासपोर्ट, अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट है ही नहीं तुम्हारे देश का, यू आर ऑफिशियली डेड, तो तुम तो मृत हो। जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि तुम ही वही व्यक्ति हो तो हम कैसे मान ले कि तुम वो हो, तुम तो मरे हुए हो। बट वी आर स्टिल अलाइव माई डियर, वो अपनी पत्नी से बोलता है, देखो ना, पर हम तो दोनों जिंदा हैं। बट वी आर स्टिल अलाइव, देखो जिंदा हैं हम दोनों तो अभी भी। वेंट टू कमिटी, हम एक कमिटी के पास भी गए। वेंट टू अ कमिटी, दे अफोर्ड मी अ चेयर, और ऑफर्ड मी, सॉरी, दे ऑफर्ड मी, सॉरी, दे ऑफर्ड मी अ चेयर, और कमिटी में जब मैं गया ना तो उन्होंने मुझे एक चेयर फॉरवर्ड की कि ये चेयर लीजिए, बैठिए आप। आस्क्ड मी पोलाइटली टू रिटर्न नेक्स्ट ईयर, और फिर बड़ी ही विनम्रता से मुझसे कहा कि मैं अगले साल उन्हें संपर्क करूं। पोलाइटली, विनम्रता से, टू रिटर्न नेक्स्ट ईयर। बट वेयर शैल वी गो टुडे, उन्होंने तो कह दिया अगले साल आओ, पर अगले साल में तो पूरे 365 दिन हैं, आज का दिन हम क्या करेंगे। वेयर शैल वी गो टुडे, आज कहाँ जाएं हम। माई डियर, बट वेयर शैल वी गो टुडे, आज कहाँ जाएं। कम टू अ पब्लिक मीटिंग, फिर मैंने देखा कि एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी एक पब्लिक प्लेस में। द स्पीकर गोट अप, तो एक व्यक्ति भाषण देने के लिए खड़ा हुआ। स्पीकर गोट अप एंड सेड, और क्या बोला। अब एक्चुअल में इस देश में जो पब्लिक मीटिंग हो रही है, राजनेता वगैरह हैं वो पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, और इस पब्लिक मीटिंग में जो है इनके बीच में अ, ये बातचीत हो रही है, और ये पब्लिक मीटिंग के दौरान ये व्यक्ति क्या कह रहा है, देखिएगा। केम टू अ पब्लिक मीटिंग, द स्पीकर गोट अप, मैं एक पब्लिक मीटिंग में पहुंचा और वहां पर क्या हुआ, स्पीकर खड़ा हुआ। द स्पीकर गोट अप एंड सेड, और बोला, क्या बोला, इफ वी लेट देम इन, अगर हमने इन लोगों को हमारे देश में घुसने दिया, लेट इन यानी अंदर आने देना, अंदर प्रवेश करने देना। किन लोगों की बात हो रही है, जर्मन ज्यूज की। अगर हमने इन लोगों को अपने यहाँ शरण दे दी, लेट देम इन, दे विल स्टील आवर डेली ब्रेड, तो ये तो हमारी रोजी रोटी छीन लेंगे। डेली ब्रेड, रोजी रोटी, रोजी रोटी से क्या मतलब है, जब ये लोग यहाँ पर रहने लगेंगे, हम इन्हें रहने देंगे यहाँ पर, तो निश्चित रूप से ये काम धंधे भी करेंगे, काम धंधे करेंगे और यहाँ सेटल हो गए तो कहीं ना कहीं हमारे व्यवसाय, हमारे रोजगार पर लात पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये तो हमारी डेली ब्रेड छीन लेंगे। ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी, जब वो ये बात कह रहा था ना स्पीकर, वो भाषण देने वाला व्यक्ति, तो वास्तव में वो हम दोनों की भी बात कर रहा था, क्योंकि हम भी तो जर्मन ज्यू हैं और हम भी शरणार्थी हैं। माई डियर, ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी, वो तुम्हारी और मेरी ही बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी, माई डियर। थॉट आई हर्ड द थंडर रम्बलिंग इन द स्काई, मैंने बिजली की कड़कड़ाहट की आवाज सुनी। रंबलिंग, रंबलिंग का मीनिंग होता है कड़कड़ाना या गरज। मैंने बिजली की गरज को सुना इन द स्काई, आकाश में। इट वाज हिटलर, हिटलर था ये, ओवर यूरोप, पूरे यूरोप पर उसका आतंक छाया हुआ है। हिटलर ने ही उस समय में जर्मनी से इन यहूदियों को भगाया था, जो कि बेसिकली वहीं के निवासी थे।
सेइंग दे मस्ट डाई, और क्या कहा था, सबको मार डालो, इन्हें मरना होगा। वी वर इन हिज माइंड, हिटलर के दिमाग में मारने के लिए कौन थे, हम थे। माई डियर वी वर इन हिज माइंड, हम थे उसके दिमाग में। फिर आगे कहता है, जानवरों का कंपैरिजन देता है और हमसे कहता है कि देखो जानवरों तक को अच्छा मिल रहा है पर हमारे लिए जगह नहीं है। सो अ पूडल, पूडल एक प्रकार का कुत्ता होता है, फर वाला। पूडल इन अ जैकेट, जैकेट, देखो वो पूडल देखा मैंने एक, जो कि जैकेट पहने हुए था, फास्टन्ड विद अ पिन, और उसके जैकेट को एक पिन से अटकाया गया था, टाइट किया गया था। सो अ डोर ओपनड, फिर मैंने देखा एक दरवाजा खुला, एंड अ केट लेट इन, और एक बिल्ली अंदर चली गई, अंदर ले लिया गया एक बिल्ली को। यानी कि कुत्ते बिल्लियों को इतना आराम है, कुत्ते को कपड़े पहनाए गए हैं, बिल्ली को घर के अंदर रखा गया है। बट दे वरंट जर्मन ज्यूज, कारण क्या है, वो जर्मनी के यहूदी नहीं है माय डियर, इसलिए उनको ये मिल रहा है। दे वर नॉट जर्मन ज्यूज माय डियर, बट दे वरंट जर्मन ज्यूज। वेंट डाउन द हार्बर, फिर राइट स्पीकर बोलता है, पोयम जो बोल रहा है एक तरह से, वो बोलता है आगे, वेंट डाउन द हार्बर, मैं फिर कहाँ गया, बंदरगाह पर गया। बंदरगाह जहाँ पर कि शिप्स को एंकर किया जाता है, लंगर डाल करके शिप्स को बांधा जाता है, एक तरह से पार्किंग एरिया फॉर द शिप्स। वेंट डाउन द हार्बर, मैं बंदरगाह पहुंचा। एंड स्टूड अपॉन द क्वे, और बंदरगाह पर वो जो खड़े रहने की जगह बनी हुई होती है ना, वहां पर खड़ा हो गया। सो द फिश स्विमिंग, मैंने देखा मछलियां पानी में तैर रही हैं। एज इफ देवर फ्री, कैसे तैर रही हैं, जैसे तो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। एज इफ देवर फ्री, पूरी स्वतंत्रता से तैर रही हैं। ओनली 10 फीट अवे माई डियर, ओनली 10 फीट अवे, अब उनकी और मेरी दूरी कितनी है, 10 फीट की दूरी है, पर वो स्वतंत्र तैर रही हैं पानी के अंदर। बट आई एम नॉट फ्री, मुझे यहाँ पर भी कोई आराम नहीं मिल पाया है, मैं आ तो गया हूँ इस देश में भाग करके। दे वरंट ओनली 10 फीट अवे माई डियर, ओनली 10 फीट अवे। वॉकड थ्रू अ वुड, फिर आगे वो कहता है मैं एक जंगल में भी गया। सो द बर्ड्स इन द ट्रीज, पेड़ों पर जो पक्षी थे उन्हें देखा। दे हैड नो पॉलिटिशियंस, उनके बीच में कोई राजनीति नहीं होती, राजनेता नहीं होता। दे हैड नो पॉलिटिशियंस। सैंग एट देयर ईज, बड़े आराम से गुनगुनाते हैं वो। सैंग एट देयर ईज। दे वरंट द ह्यूमन रेस माई डियर, दे वरंट द ह्यूमन रेस, क्यों आराम से गुनगुना रहे हैं वो, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। दे वर नॉट द ह्यूमन रेस, वो मानव जाति के नहीं है, इसलिए आराम से गुनगुना रहे हैं। पक्षी जानवर ये ज्यादा स्वतंत्र हैं एक मनुष्य से। दे वरंट ह्यूमन रेस। ड्रीम्ड आई सो अ बिल्डिंग, सपना देखा मैंने, ड्रीम्ड, और सपने में क्या देखा, एक बिल्डिंग देखी। विद 1,000 फ्लोर्स, उस बिल्डिंग में क्या था, हजारों फ्लोर थे, कई फ्लोर, कई मंजिला बिल्डिंग थी। 1,000 विंडोज, और हजारों खिड़कियां। 1,000 डोर्स, हजारों दरवाजे थे। नॉट वन ऑफ देम वाज अवर्स, पर उनमें से एक भी हमारा नहीं था माई डियर। नॉट वन वाज ऑफ देम वाज अवर्स, उनमें से एक भी हमारे लिए नहीं था। वेंट डाउन टू द स्टेशन टू कैच द एक्सप्रेस, मैं एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ा। वेंट डाउन द स्टेशन। आस्क्ड फॉर 2 टिकट्स टू हैप्पीनेस, और मैंने 2 टिकट मांगे, किस दुनिया के, खुशी की दुनिया के, टू हैप्पीनेस। बट एवरी कोच वॉज फुल माई डियर, एवरी कोच वॉज फुल, बहुत ही प्यारी मेटाफोर से पोयम को बताया गया है कि खुशी के स्टेशन की ओर जाना था, पर यह खुशी का स्टेशन भी हम यहूदियों के लिए तो नहीं है। हर ट्रेन फुल थी, हर ट्रेन में सवारियां थी, पर यहूदियों के लिए जगह उस ट्रेन में भी नहीं थी, यानी कि खुशी हम यहूदियों के लिए बची ही नहीं है। एवरी कोच वॉज फुल, एक एक बोगी भरी हुई थी। एवरी कोच वॉज फुल। स्टूड ऑन अ ग्रेट प्लेन इन द फॉलिंग स्नो, हम एक बड़े से मैदान पर, मैं खड़ा हो गया, बर्फ गिर रही थी।
10,000 सोल्जर्स मार्च्ड टू एंड फ्रो। यहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। 10,000 सैनिक कॉमन प्लेस पर एक साथ इस तरीके से मार्चिंग नहीं करते, पर वो बताने की कोशिश कर रहा है उस आतंक को कि हर जगह सिपाही हम जर्मन ज्यूज़ को ढूंढ रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ में भी, कि इन्हें निकालो, भगाओ यहाँ से, मार डालो, कुछ भी करो, पर अपने देश में इन्हें मत घुसने दो। जर्मनी से आए हैं, भले ये मरे या जो भी, परंतु किसी को उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस चीज़ को बताया गया है। स्टूड ऑन अ प्लेन इन द फॉलिंग स्नो, गिरती हुई बर्फ में मैं एक मैदान पर खड़ा हुआ था। 10,000 सोल्जर्स मार्च्ड टू एंड फ्रो, 10,000 सैनिक इधर से उधर दौड़ लगा रहे थे। लुकिंग फॉर यू एंड मी, और ये सैनिक वास्तव में क्या कर रहे थे? तुम्हें ढूंढ रहे थे, मुझे ढूंढ रहे थे माय डियर। लुकिंग फॉर यू एंड मी, तुम्हें और मुझे ढूंढ रहे थे। बहुत ही प्यारी पोयम है और सिचुएशन बताने की कोशिश की गई है जर्मन ज्यूज़ की, कि कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में उन लोगों ने वो टाइम निकाला होगा। बाद में उन्हें अलग अलग देशों में शरण तो मिली, परंतु उस समय में उनके परिवार के परिवार नष्ट कर दिए गए थे। उस समय की पीड़ा को W.H. ऑडन ने बहुत ही प्यारे शब्दों में हमारे सामने प्रकट किया है। W.H. ऑडन को पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला हुआ है और काफ़ी फेमस राइटर रहे हैं, जो कि जनरली इसी प्रकार की क्रिटिकल सिचुएशंस पर कमेंट करते हुए पोइट्री करते हैं। पोयम का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।